लेकिन सत्ता में बैठने वाले लोगों की भी वही भाषा है, हुर्रियत की भी वही भाषा है, और जो आतंकवाद कर रहे हैं उनकी भी वही भाषा है। लेकिन देश के लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये जो 1993 में बनी एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी, आखिर क्या वजह है कि भारत सरकार उनको 500 करोड़ रुपए देती है उनके रहने सहने, उठने बैठने चलने पर। आप जब सरकारों से पूछेंगे, सरकार में हिंदू है मुसलमान है ये इशू नहीं है, अगर आप दबाव बनाएंगे तो सरकार बताएगी कि हम क्यों 500 करोड़ उन लोगों को देते हैं जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। ये कौन सी परिपाटी इस देश में डाली जा रही है कि जो इस देश के खिलाफ बोलेगा, जो इस देश को तोड़ने की बात करेगा, आप उसको कहेंगे कि हम आपका मेडिकल खर्चा भी देंगे, आपको पेट्रोल के भी देंगे, आपको सुरक्षा भी देंगे। आखिर ये 16-17 हुर्रियत के लोग पल किसके बलबूते पर हैं? पाकिस्तान मेरी जान मेरी जान, पाकिस्तान पाकिस्तान मेरी जान मेरी जान, पाकिस्तान की जो पार्टियां जो हिंदुस्तान में बरसर इक़्तिदार हैं, वो आज पाकिस्तान का झंडा लहराने से बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं। ये झंडा तो 1947 से यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, लहराया जा रहा है, और आएंगे भी इंशाअल्लाह लहराया जाएगा, चाहे हिंदुस्तान कितना भी बौखलाहट का शिकार हो जाए। ये पाकिस्तान का झंडा है। आगरा में सुरक्षित बैठना है तो जम्मू का राजौरी, बंगाल का बॉर्डर, कच्छ का बॉर्डर अगर सुरक्षित होगा तो आप कहीं भी घूम सकते हैं। ये गार्ड आपको नहीं बचाने वाले, क्योंकि दुश्मन अगर इस दरवाजे पे आ गया है तो फिर कोई नहीं रोक सकता उसको। अगर उसमें यहां तक आने की हिम्मत है तो यहां तक भी वो आ जाएगा। हम गलत तरीके से देश की सुरक्षा को देख रहे हैं। मेरा मानना है कि जिस देश के समाज का युवा जो है अपने इतिहास को नहीं जानता, अपने माजी को नहीं जानता, और उस माजी से आज क्या हो रहा है उसको नहीं समझ पाता, वो देश ज्यादा बुरी स्थिति में है। ये इस देश के लिए आंतरिक तौर पे बड़ा चैलेंज है कि हमारा दुश्मन कौन है, हमारा दोस्त कौन है, हमको क्या करना है, इससे हम पूरी तरह से भटके हुए हैं। और हमको लगता है बड़ी नौकरी पाना, बहुत पैसा कमाना, बड़ी कार पा लेना, अगर यही लोग समझते हैं कि इससे देश सुरक्षित रहेगा तो माफ कीजिएगा, मेरा दावा है 1 मिनट भी देश सुरक्षित नहीं रहने वाला। खतरा आप ही के बीच में है, और एक खतरा नहीं है, कई खतरे हैं। और माफ कीजिएगा, पिछले 3 साल की टेलीविजन की डिबेट से तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस देश में कैसी कैसी शक्लों में कुछ लेफ्टिस्ट के नाम पे लोग बैठे हुए हैं, कुछ सीपीआई सीपीएम के नाम पे बैठे हैं, कुछ लिबरल के नाम पे बैठे हैं, कुछ मॉडरेट के नाम पे बैठे हैं, और इस सबसे बड़ी दुकान है सेकुलरिज्म का फ्रॉड, कुछ उसकी शक्ल में बैठे हुए हैं। यानी इस देश में सेकुलरिज्म का मतलब जो मैं समझा हूं, आप में से कम लोग जानते होंगे, मेरी पैदाइश और मेरी तालीम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई है, जहां 2 या 3 परिवार रहते थे, बाकी 32,000 मुसलमान रहते थे। और ये वही अलीगढ़ है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट खलीकुज़्ज़मा साहब ने अपनी किताब लिखी है पाथवे टू पाकिस्तान। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय न होता तो हम अपने ख्वाबों का पाकिस्तान कभी न ले पाते। मेरी गलती से पैदाइश वहां हो गई। इसलिए अगर आप आज भी नहीं चेते, आज भी आपको लगा ठीक है यार हमारा क्या काम है, ये कर्नल आरएसएन का काम है, जीडी बख्शी का काम है, टीवी पे बोलेंगे, फौज है हमारे पास, हथियार है हमारे पास, बम है, आप किसी गलतफहमी और मुगालते के शिकार हो रहे हैं। प्लासी की लड़ाई का जिक्र कई बार हुआ है। प्लासी की लड़ाई के अंदर जितने लोग लड़ाई लड़ रहे थे उससे ज्यादा लोग बाहर खड़े हुए थे, और वो ये देख रहे थे कि इस लड़ाई का परिणाम क्या निकलेगा। हमने कहा कि नहीं, ये क्षत्रिय यही लड़ेगा, इन्हीं का काम है। जैसे आज हम कहते हैं फौज का काम है, पुलिस का काम है। पुलिस का काम नहीं है, फौज का काम नहीं है देश की रक्षा करना भाई, वो वहां खड़ी हुई है। अगर देश के अंदर 10 करोड़ की भी फौज मान ले हम, 5 करोड़ की भी फौज मान ले हम, तो 100-125 करोड़ लोग इस देश में ऐसे घूम रहे हैं जो इसको अंदर से तोड़ने में लगे हुए हैं। और मैं फिर कहता हूं कि किसी जमीन के टुकड़े के बंटने को मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है। अगर आपके जहन में इस देश के तोड़ने का ख्वाब पल रहा है, अगर आपको इस देश को वापस लेने का ख्वाब पल रहा है, तो माफ कीजिएगा, कल जेएनयू था, जादवपुर था, आसाम था,
हैदराबाद था, ये हिंदुस्तान के हर शहर और हर जगह होगा। और ये एक फैशन बन गया है कि भारत को गाली कैसे दो, भारत के युवा को कैसे भटकाओ, भारत के युवा की प्रॉब्लम कुछ और है उसको बताओ कुछ, और उसको इस देश की सत्ता और व्यवस्था के खिलाफ खड़ा कर दो। ये बड़ा चैलेंज है। आज इस देश का 100% नागरिक ये नहीं कह सकता कि तमाम सारी चीजें होती हैं घर में, कभी लौकी की सब्जी बनती है, कभी पनीर की सब्जी बनती है, कभी कम खाना पड़ जाता है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उस सबके बावजूद क्या हम घर तोड़ देते हैं? तो क्या इस देश में जिसको नौकरी नहीं मिली है वो कहेगा कि नहीं साहब मुझे तो नौकरी नहीं मिली, इस देश ने मुझे क्या दिया है, इस देश को तोड़ देना चाहिए? ये वायरस कहां से आया है ये जनरल साहब बताएंगे। ये वायरस चला है कश्मीर में, जो पत्थर फेंक रहे हैं वो भटके हुए मासूम लोग हैं बेचारे, नौकरी नहीं है उनके पास। यार बिहार में भी लोग, उत्तर प्रदेश में भी लोग, आगरा में भी लोग, पूरे हिंदुस्तान में भी लोगों के पास नौकरी नहीं है, उनके पास भी बहुत सारी समस्याएं हैं, वो भी व्यवस्था से बहुत नाराज हैं। तो क्या देश तोड़ रहे हैं वो लोग? ये क्या वजह है? और लेकिन जो एक के बाद एक सरकारें आती हैं वो क्या करती हैं? देखिए, हमें इन्हें रास्ते पे लाना है। यानी देश की सरकार जो केंद्र में है, जो राज्यों में है, उसका यही काम है कि वो पूरी की पूरी उस अलहदगी पसंद, सेपरेटिस्ट, पृथकतावादी ताकतों को एक साथ लाने के लिए 80,000 करोड़, 5,000 करोड़ वो पैसा जा कहां रहा है कि जो सत्ता में बैठे हैं वो हुर्रियत से भी ज्यादा खतरनाक हैं, वो मूसा और दीवान से भी ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन सत्ता में बैठने वाले लोगों की भी वही भाषा है, हुर्रियत की भी वही भाषा है, और जो आतंकवाद कर रहे हैं उनकी भी वही भाषा है। लेकिन देश के लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये जो 1993 में बनी एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी, आखिर क्या वजह है कि भारत सरकार उनको 500 करोड़ रुपया देती है उनके रहने सहने, उठने बैठने, चलने फिरने के। ये सवाल आप जब सरकारों से पूछेंगे, सरकार में हिंदू है मुसलमान है ये इशू नहीं है, अगर आप दबाव बनाएंगे तो सरकार बताएगी कि हम क्यों 500 करोड़ उन लोगों को देते हैं जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। ये कौन सी परिपाटी इस देश में डाली जा रही है कि जो इस देश के खिलाफ बोलेगा, जो इस देश को तोड़ने की बात करेगा, आप उसको कहेंगे कि हम आपका मेडिकल खर्चा भी देंगे, आपको पेट्रोल के भी देंगे, आपको सुरक्षा भी देंगे। आखिर ये 16-17 हुर्रियत के लोग पल किसके बलबूते पर हैं? भारत सरकार से सैयद गिलानी, एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी आता है, उसका दामाद दिल्ली में जर्नलिस्ट है, हमारा दोस्त। सैयद गिलानी कौन है? उसी कश्मीर का वो एमएलए रह चुका है। और बेहयाई और मक्कारी और मुनाफकत की पराकाष्ठा यह है कि जिस एमएलए होने की वजह से भारत के संविधान के तहत जो प्रिविलेजेस मिलते हैं एक एक्स एमएलए को, वो भी सब खाता है, पेंशन भी लेता है, लेकिन टेलीविजन पर कहता है आई एम नॉट इंडियन। ऐसे लोगों की सरकारें सुनती हैं, ऐसे लोगों को दामाद बना के सरकारों ने रखा है, इसलिए वो मुंह खोल के कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं। वो दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने 200 मीटर की दूरी पर आके कह के जाता है, लेकिन कोई आदमी उठ करके उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस नहीं लगाता। हम सब सोते हैं, हमको लगता है कुछ लोगों का काम है, कुछ लोग करें। आप सोते ही करिए भाई। दूसरा बड़ा फ्रॉड एक बताता हूं आपको। इस देश में मुसलमान माइनॉरिटी में है, हम सब यही कहते हैं, हमने ये बना रखा है कि साहब अल्पसंख्यक की कहते हैं। 125 करोड़ की आबादी में वो जो उनका रजिस्टर्ड 2011 का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो कोई 20 करोड़ 19 साढ़े 19 करोड़ 20 करोड़ बताया जा रहा है। यूएनओ की रिपोर्ट पढ़िए, भारत की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। पूरी दुनिया में अकलियत यानी माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक होने के लिए टोटल पॉपुलेशन का 5% जो होगा वो अकलियत कहलाएगा। लेकिन हमारे यहां ना इंटेलेक्चुअल, न टेलीविजन, न प्रोफेसर, न रीडर को बताते नहीं है। कुछ ये बताएं कि लोगों को पता चले कि जो कम्युनिटी 14% है इस देश की जनसंख्या की, वो माइनॉरिटी कैसे है भाई? सिख हैं 2.5%, पारसी हैं 5,000 के आसपास, जैन हैं, बौद्ध हैं। इसलिए आपने एक चीज देखा होगा, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन 90% बनता है तो मुसलमान बनता है भाई। अगर माइनॉरिटी सबसे ज्यादा खतरे में कोई है जिसकी भारत सरकार को सपोर्ट करनी है, प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो तो पारसी है, वो तो मात्र 5,000 है, 2.5% है पूरी पॉपुलेशन का सिख। ये माइनॉरिटी में लोग हैं तो इनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए।
लेकिन क्योंकि हमें अपीज करना है, मुसलमान को पुचकार के रखना है, जितना आप पुचकारते हैं उतना ही वो चिल्लाने लगता है। भाई माइनॉरिटी हमने मिनिस्ट्री बना रखी है, और मुझे दुख उस वक्त होता है कि जब बड़े बड़े मुसलमान दानिश्वर आते हैं और जब वो इस हिकारत की नजर से हिंदुओं को देखते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने 800 साल तक जो है इस मुल्क पे हुकूमत की है, तो मैं उनसे एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं। अरे जिन लोगों ने 800 साल तक हुकूमत, हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, आपने अगर 800 साल हुकूमत कहीं भी की होती तो भाई 70 साल में आपके लिए विशेष योजनाएं चलाती सरकार के, इन्हें पढ़ने के लिए पैसा दे दो, इन्हें कपड़ों के लिए पैसा दे दो, इन्हें हज के लिए पैसा दे दो। अगर आपने 800 साल हुकूमत चलाई होती तो आपके बाप दादा कैसे थे? 800 साल करने के बाद आपकी हालत यह कर दी कि 70 साल में आप भिखारी हो गए। आपको भारत सरकार की स्कीमें चाहिए, आपको माइनॉरिटी कमीशन चाहिए, आपको माइनॉरिटी मिनिस्ट्री चाहिए। ये क्या है भाई? और रोज टेलीविजन पे कहते हैं हमें रिजर्वेशन चाहिए। अब कमाल की बात है भाई, 800 साल की जिन लोगों ने हुकूमत की थी उन्हें हिंदुओं की सरकार में रिजर्वेशन चाहिए।